आसमान में बादल छाने को है, जागते रहो तुम्हारी मौत आने को है। गांव से शहर पढ़ने आया हिमांशु। कॉलेज हॉस्टल में न रहकर कॉलेज से थोड़ी ही दूरी पर एक कमरा किराए पर लेकर रहना बेहतर लगा हिमांशु को। घर में केवल एक बूढ़ा मकान मालिक और ऊपर का खाली कमरा जितना सोचा था उससे भी सस्ते दाम पर मिल गया हिमांशु को। कमरे में पहुंचकर कमरे की सफाई वगैरह करने में ही कब अंधेरा हो गया हिमांशु को पता ही नहीं लगा। बैग में जो कुछ स्नैक्स थे वही थोड़े बहुत खाकर जब तक हिमांशु बिस्तर पर लेटा तब तक 10 बज चुके थे और लेटे लेटे हिमांशु की आंखें नींद में भारी भारी होकर धीमे धीमे बंद हो ही रही थी कि तभी एक आवाज़ बिल्कुल हिमांशु के कान के पास हुई। आसमान में बादल छाने को है, जागते रहो तुम्हारी मौत आने को है। हिमांशु तुरंत उठकर बिस्तर पर बैठा और कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन कमरे में हिमांशु के अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं था। हिमांशु ने सोचा ये शायद उसका वहम होगा और यही सोचकर हिमांशु अपने आप को पूरा चद्दर से ढककर एक बार फिर लेटा, लेकिन तभी किसी ने उसके ऊपर से चद्दर खींचकर ज़मीन पर फेंक दी। हिमांशु एक बार फिर हड़बड़ाहट में उठा, लेकिन कमरे में उसे कोई तब दिखाई देता जब अगर कमरे में उसके अलावा कोई और होता। हिमांशु बिस्तर से उठा और सीधा बाथरूम में जाकर चेहरे और आंखों पर 2-3 बार पानी मारा और टॉवल से अपने चेहरे को पोंछते हुए वापस अपने कमरे में आया। और कमरे में आते ही हिमांशु की रगों में बहता खून एक पल में बर्फ़ जितना ठंडा पड़ गया, क्योंकि कमरे के खिड़की दरवाजे अंदर से बंद होने के बावजूद भी कोई लड़का अंदर आकर हिमांशु के बिस्तर पर बैठा उसे ही देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। हिमांशु ने एक डरी हुई सी उस आवाज़ में उस लड़के से पूछा, कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? इसके जवाब में उस लड़के ने सिर से लेकर पांव तक हिमांशु को देखा और फिर कहा, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। अगले दिन सुबह नहा धोकर हिमांशु कॉलेज गया और क्लास में जाते ही उसकी मुलाकात कॉलेज की सबसे मॉडर्न लड़की रितु से हुई। रितु बड़ी ही मिलनसार लड़की थी, आसानी से किसी से भी दोस्ती कर लेती थी और इसी वजह से रितु कॉलेज में हिमांशु की पहली दोस्त बनी। कुछ ही दिनों में रितु और हिमांशु काफ़ी घुल मिल चुके थे और मन ही मन रितु शायद हिमांशु को पसंद भी करने लगी थी। दिन बीते। एक दिन शाम के 6 बजे रितु ने हिमांशु के पास कॉल की और उससे पूछा कि वो कहाँ रहता है। हिमांशु ने पता बताया और रितु ने कहा कि वो कुछ देर में उसके यहाँ पहुँच रही है और करीब 8 बजे रितु हिमांशु के किराए के कमरे के बाहर पहुँची। 2-3 बार दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन दरवाज़ा अंदर से किसी ने नहीं खोला। रितु ने चिढ़कर एक ज़ोर की थपकी मारी दरवाजे पर और दरवाज़ा एक आवाज़ के साथ धीमे धीमे खुला। दरवाज़ा खुलते ही रितु ने कदम अंदर की ओर बढ़ाते हुए देखा कि पूरे कमरे में घुप अंधेरा है और खिड़की से आती ज़रा सी स्ट्रीट लाइट की रोशनी छत पर लगे पंखे पर गिर रही थी और उसी पंखे से नीचे लटक रहा था फांसी का फंदा। ये सब देख रितु की सांसें लगातार फूलती जा रही थी और उसी बीच एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने रितु का ध्यान खींचा और फिर स्विच ऑन हुआ और कमरे में रोशनी हुई। रितु ने देखा कि हिमांशु के बाल गीले थे, तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि हिमांशु शावर लेकर निकला है। हिमांशु ने मुस्कुराते हुए रितु से कहा, अरे आ गई तुम। रितु ने बिना हिमांशु की बात का जवाब दिए पंखे की तरफ देखा तो अब उस पंखे पर कोई फांसी का फंदा नहीं था। रितु ने हिमांशु से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसीलिए वो फिर कभी आएगी और इतना बोलकर रितु कमरे से बाहर निकली
और नीचे तक आई तो देखा बाहर तेज बारिश हो रही थी। रितु के लिए इस तेज बारिश में घर जाना तो मुश्किल था, इसीलिए रितु ने सोचा कि वो कुछ देर हिमांशु के पास ही इंतज़ार कर लेगी। यही सोचकर रितु दोबारा हिमांशु के कमरे तक गई। दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते जाते हिमांशु का नाम लेकर कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन कमरे के अंदर 4 कदम लेते ही उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। क्योंकि थोड़ी देर पहले रितु ने जिस पंखे से एक फंदा लटकता देखा था, अब उसी पंखे से वो फंदा भी लटक रहा था और उसी फंदे में हिमांशु की लाश भी। रितु की रगों में बहते खून की जगह छिपकलियां रेंगने लगी थी। रितु के पैर मानो एक जगह जम से गए थे और तभी हिमांशु की लटकती लाश की टेढ़ी गर्दन सीधी हुई। होठों पर मुस्कान के साथ साथ हिमांशु की आंखें भी खुली और हिमांशु एक भयानक आवाज में बोला, आसमान में बादल छाए हुए हैं। हम आपकी जान लेने आए हुए हैं। और धीमे धीमे हिमांशु नीचे आने लगा। रितु ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और पलटकर बाहर निकलने के लिए जैसे ही दौड़ी तो दरवाज़ा अपने आप उसकी नज़रों के सामने बंद हो गया। रितु ने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा, खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। रोती रोती रितु दरवाजे के पास अपनी आंखें छुपाकर बैठ गई। लेकिन जब चारों ओर केवल सन्नाटा पसरा तो रितु ने हिम्मत करके गर्दन घुमाई और पंखे की तरफ देखा। अब पंखे से न कोई फंदा लटक रहा था और न ही हिमांशु। लेकिन जब रितु के दाएं कान में एक सांस की आवाज़ पड़ी और रितु ने दाईं ओर गर्दन घुमाई तो ठीक उसके बाजू में हिमांशु नहीं बल्कि बिना चमड़ी और सिर्फ खाल के लौथड़े वाला चेहरा लिए कपिल बैठा था। ऐसा भयानक मंजर देखने के बाद कुछ ही पलों में रितु के दिल ने धड़कना बंद कर दिया। दरअसल कपिल रितु के साथ पढ़ता था और हिमांशु की तरह ही गांव से शहर आया था। और गौरतलब बात यह थी कि कपिल ने भी किराए पर यही घर लिया था जहां इस वक्त हिमांशु रहता है। खैर, रितु और कपिल एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। कपिल मन ही मन रितु को अपना सब कुछ मान चुका था, लेकिन जब कपिल को पता लगा कि रितु सिर्फ उसे एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रही है तो ये सदमा कपिल बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने इसी किराए के घर में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। इस घटना को आज 2 साल बीत चुके हैं। पुलिस को रितु नाम की गुमशुदा की आज भी तलाश है। हिमांशु को एक दोस्त मिल चुका है जो उसे उस कमरे से बाहर निकलने नहीं देता। हिमांशु बच्चों को घर पर ही ट्यूशन पढ़ाता है और उससे ही उसकी रोज़ी रोटी चलती है। मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।